नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट से। हिंदी प्रैक्टिस सेट जिस तरह से एक क्वेश्चन होगा उसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, इसी तरह से अपने सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। अगर आपने पिछले हिंदी के प्रैक्टिस सेट नहीं करे, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट करो। सही है, तो शुरू कर लेते हैं इसमें पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है मध्य स्वर कहते हैं, अर्थात मध्य स्वर क्या होता है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये हमारा स्वरों से क्वेश्चन है, और स्वरों को हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? तो स्वरों को संस्कृत में अच के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 11। अगर उसके बाद पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10। उसके बाद अगर लेखन के आधार पर स्वर पूछे जाए तो लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 13। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये मध्य स्वर बताना है, तो मध्य स्वर जो पूछा गया है ये पूछा गया है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, उसके बाद पूछा है जो होता है मध्य स्वर, और यही पूछा गया है मध्य स्वर, और लास्ट होता है आपका पक्ष स्वर। सही है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं कितने होते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। इसी में से पूछा है एक मध्य स्वर कौन सा है। सही है, तो आप ये याद रखना, अगर पूछा जाए जीभ के प्रयोग के आधार पर कि अग्रस्वर क्या होता है, तो जो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें अग्रस्वर होता है हमारा छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई दोनों, उसके बाद ए और आई। ठीक है। उसके बाद ऋषि वाला री होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। उसके बाद मध्य में क्या होता है हमारा? मध्यम होता है सिर्फ ए। उसके बाद पच स्वर में आते हैं आ, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ, और नेक्स्ट आओ। सही है। ये सब क्या होते हैं? हमारे पच स्वर। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा? मध्य स्वर बताना है। तो इसमें मध्य स्वर हमारा सिर्फ क्या होता है? इसमें मध्य स्वर होता है सिर्फ ए, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन है, याद रखना, जो हमने पहला क्वेश्चन करा है इसी से हमारे स्वर अपने कंप्लीट हो गए हैं। सही है। तो ये याद रखना कि मध्य स्वर क्या होता है? छोटा ए जो होता है हमारा मध्य स्वर होता है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है, अर्थात इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कंठ वर्ण दिया गया है। आप बोल के देख सकते हो कि कंठ के आधार पर कौन सा होगा। तो जो हमारा कंठ वर्ण होता है ए है, और हमारा जो विसर्ग होता है ये क्या होता है? कंठ वर्ण होता है। जबकि छोटी ई, ये और श जो होते हैं ये हमारे होते हैं तालु। सही है। उसके बाद री, ए और से क्या होता है? ये हमारे होते हैं मूर्धन्य। सही है। तो ये याद रखना, कंठ क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि प्र में पूर्ण वर्ण क्या है। अब देखो आपको याद क्या रखना है कि जिस भी किसी शब्द के पैरों के नीचे, जैसे प्र में ये लगा हुआ है, जिस भी शब्द के पैरों के नीचे जो चिन्ह लगा होता है, ठीक है, तो जो चिन्ह लगा होता है ये पूरा होता है, और जिस पर लगा होता है वो आधा होता है। अर्थात जो ये होता है आपका रे का पदेन रूप होता है। पै में जो रे लगा है ये नीचे की ओर लगा है, अर्थात ये रे का पदेन रूप है। और जब रे पदेन रूप में आता है तो ये आपका जो छोटा वाला होता है, जो लगा हुआ होता है, ये पूरा होता है। तो इसमें जो पूर्ण वर्ण है आपका, ये क्या है हमारा? रे है। सही है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा ये शब्द लिखा है कार्य, अब यहां पर भी तो रे लगा हुआ है, तो ये जो आपका रे लगा हुआ है, अर्थात रे जब ऊपर आता है अर्थात सिरो रूप में आता है, तो ये जो रे है अब ये आधा रे है। ठीक है। तो ये याद रखना कि जो ऊपर लगा होता है रे तो आधा होता है, और जब पैरों में लगा होता है पदेन रूप में तो वो
पूरा होता है। सही है, तो इसमें रे क्या है, पूरा है, जबकि पे क्या है आपका, आधा है। ये जो पूरा टूटेगा इस तरह से, पे प्लस रे प्लस ए। सही है, तो ये इस तरह से है कि पे तो पहले से ही आधा था और रे आपका इस तरह से बना हुआ है। सही है, तो याद रखना इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। चौथा ऑप्शन दिया गया हमारा, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है नहीं है या है, इस तरह से क्वेश्चन बना देते हैं। सही है, तो याद रखना किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, तो ये याद रखना जो हमारा कै वर्ग आता है वो हमारा क्या होता है, आपको सभी को पता है, ये होता है हमारा कंठ। और कै के बाद क्या आता है हमारा, कै, खे, गे और घे, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंठ, अर्थात घे क्या है हमारा, ये आपका कंठ है। सही है, तो ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, रे पूरा बना हुआ है और मैं का रूप है, अर्थात रे भी पूरा है और मैं भी पूरा है। सही है, इसका जो रूप है इसमें ऑप्शन में से कौन सा दिया गया है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए देख लेते हैं, जैसे मैं दिया गया है ये, तो ये जो मैं है ये आपका मैं प्लस ए में टूटेगा, उसके बाद जो लगा हुआ है ये ऋषि वाला रहा है, तो ये तो होना नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, मैं लगा हुआ है, मैं जो है इसमें पूरा है, इसे हम तोड़ सकते हैं, मैं प्लस ए, और उसके बाद जो ऊपर लगा हुआ है ये रे है आधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आपका, मैं पूरा था लेकिन ऋषि वाला रे है, जबकि यहाँ ऑप्शन में जो पूछा हमारा ये रे है। उसके बाद सी ऑप्शन में मैं तो पूरा है लेकिन रे हमारा आधा दिया गया है, तो ये भी नहीं होना। उसके बाद देखते थे, अब मैं में जो रे लगा हुआ है, देखो ये अब इसके बारे में हमने बात करी कि जिस शब्द पे लगा हुआ है वो आधा है, अर्थात इसमें मैं शब्द जो है हमारा आधा है और रे क्या है, पूरा है। सही, इसी तरह से दिया गया, तो इसमें से कोई सा भी हमारा आंसर सही नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है रे प्लस मैं का पूरा रूप पूछा गया है कि क्या रूप होगा। सही है, किस तरह से टूट सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, उपवाक्य से क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में उपवाक्य से क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप याद रखना। ठीक है, इसमें दिया गया है उपवाक्य को पहचानिए कि कौन सा उपवाक्य है। उपवाक्य क्या है हमारा इसमें, ठीक है, इसमें उपवाक्य देखते हैं, हमारा उपवाक्य क्या है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें कौन सा उपवाक्य है। सही है, देखो पहले दिया गया है पहले ऑप्शन में कि संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं, तो ये याद रखना, संज्ञा उपवाक्य में हमेशा वाक्य के बीच में की शब्द आता है, ये इसकी ट्रिक है, आपको याद रखनी है। जैसे सीता ने कहा कि उसका भाई पढ़ता है, तो इसमें आया सीता ने कहा कि, अगर इस तरह से होता तो हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो दिया गया है हमारा ऑप्शन दिया गया है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में जो पहचान होती है वो याद रखना, इसमें जो शब्द आते हैं, जिसे शब्द आते हैं, जो, जिसे, जैसा और जितना, अगर ये हमारे शब्द आ जाए तो कौन सा हमारा उपवाक्य होगा, वो होगा हमारा विशेषण उपवाक्य। उसके बाद नेक्स्ट जब कभी भी जब आ जाए, जब, उसके बाद तब, उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि, जब, तब, क्योंकि और यदि। ठीक, अगर ये शब्द आ जाए तो वो हो जाता हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। सही है, अब इसमें जो दिया गया है देख लेते हैं एक बार, तो इसमें जो दिया गया है इसमें आया है जो, ठीक है, और जो किस उपवाक्य में आता है, यह आता है हमारा विशेषण उपवाक्य में जो। सही है, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। सही, उपवाक्य से क्वेश्चन आते हैं, आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारी ट्रिक होंगी, आसान होंगी उपवाक्य से, आप टेंशन मत लो,
जब आगे करेंगे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? इसमें भी उपवाक्य पूछ लिया है, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि किस उपवाक्य में जब और तब की बात होती है, जब और तब की बात होती है। तो किस उपवाक्य में जब और तब की बात होती है? क्रिया विशेषण में जब और तब की बात होती है, जबकि संज्ञा में किसकी बात होती है? की बात होती है। सही है। और जो विशेषण उपवाक्य में पढ़ रहे थे किस चीज की बात होती है? जो अभी पिछले क्वेश्चन में था, जो, जैसा, जितना और जिसे। सही है। तो उपवाक्य से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। इसकी ये पहचान है कि संज्ञा उपवाक्य में क्या आता है? की आता है। विशेषण उपवाक्य में क्या क्या आता है? याद रखना, जो, जैसा, जितना और जिसे। अगर बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या क्या आता है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य में आता है जब, तब, ठीक है, क्योंकि और यदि वाले आते हैं। तो उपवाक्य से दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। इनकी ट्रिक थी, ये आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महान की उत्तरावस्था क्या होगी? अर्थात क्वेश्चन जो हमारा विशेषण की अवस्था से है, विशेषण की अवस्था से हमारा क्वेश्चन है। और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली जो अवस्था होती है मूल अवस्था, उसके बाद दूसरी अवस्था होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। तो इसमें जो पूछिए उत्तर अवस्था पूछिए, अर्थात दूसरी अवस्था पूछिए। महान क्या है? ये हमारी मूल अवस्था है, इसकी उत्तर अवस्था पूछिए। तो इसकी जो उत्तर अवस्था होगी ये होगी 72। सही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं महानतम, ये इसकी कौन सी अवस्था थी? ये इसकी तृतीय अवस्था थी। सही है। तो प्रथम अवस्था भी पूछी जा सकती है, द्वितीय भी पूछी जा सकती है, तीसरी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आप याद रखना कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अगर बात कर लेते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इसके 4 भेद होते हैं। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन सा शब्द भेद अशुद्ध पहचानना है? कौन सा शब्द भेद अशुद्ध है? तो याद रखना जो दिया गया है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है और कोई संतान की। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है? प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। हाँ देखिए, ये संज्ञा से पहले आया है, तो ये कौन सा है हमारा? सार्वनामिक विशेषण। अर्थात पहला वाला तो सही है, लेकिन हमें क्या बताना? हमें तो अशुद्ध बताना है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी बार आया हुआ कोई शब्द सर्वनाम है। हाँ बिल्कुल सही है, दूसरी बार आया हुआ जो सर्वनाम है, ठीक है, ये क्या है आपका? मेन सर्वनाम है। ठीक है, कोई शब्द जो है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया है, दोनों बार आया हुआ कोई शब्द सर्वनाम है। नहीं जी, दोनों बार आया हुआ सर्वनाम नहीं, क्योंकि पहली बार जो आया हुआ है सार्वनामिक विशेषण है। सही है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, अगला तो अपने आप ही सही हो जाएगा। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में हो सकता है। हाँ हो सकता है, ये हमने किया हुआ है और होता भी है। जब हमने विशेषण से क्वेश्चन करे थे तब उसमें पढ़ा था हमने, सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब अपना सोल्व होने लग जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है हमारा कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्थात जो कोष्टक के अंदर हमारा विराम चिन्ह है उसमें कौन सा विराम चिन्ह होगा? ठीक है,
तो ये जो दिया गया है हमारा, ये हमारा है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम जो लगता है हमारा इस तरह से होते हैं, ये हमारा अर्धविराम होता है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना, योजक चिन्ह हमारा इस तरह से बनता है। अल्प विराम, तो ये याद रखना अल्प विराम इस तरह से लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा विराम चिन्ह है जो शब्दों के स्थान पर आ जाता है, तो शब्दों के स्थान पर आने वाला विराम चिन्ह भी अल्प विराम ही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है निर्देशक, तो निर्देशक इस तरह से होता है जो निर्देश देने के लिए। अब देखो योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में इतना अंतर होता है कि योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक बड़ा होता है। सही है, विराम चिन्हों से क्वेश्चन था, तो याद रखना कि विराम चिन्हों की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई थी, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा में हुई थी। और हमारे यहाँ विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। जबकि अगर पूछा जाए संस्कृत में विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। समास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते रहते हैं और अब तो हमारे एग्जाम में समास से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो याद रखना अगर पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना समास के 6 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी बड़े वाक्य को छोटा कर देना क्या कहलाता है, संक्षेपीकरण कहलाता है। सही है, लेकिन इसमें जो दिया गया है कौन सा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, नहीं सा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, गगन चुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया बलहीन, बल से हीन, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट पद दलित, पद से दलित, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा खान और पान, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, और जब दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है आपका, वहां होता है द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे इसमें है खान अलग और पान अलग। ठीक है, याद रखना खान और पान। अगर बात कर लेते हैं समास, हमारे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सही है, तो समास का क्वेश्चन है, आगे आते रहेंगे, हम सबको कंप्लीट करते रहेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, वाच्य से क्वेश्चन आया है, और वाच्य से क्वेश्चन आ जाए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाच्य बिल्कुल ऐसा टॉपिक होता है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। सही है, तो याद रखना वाच्य की परिभाषा क्या होती है, तो याद रखना बोलने का विषय। सही है, बोलने का विषय क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। अर्थात जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें कर्ता की प्रधानता है, या उसमें कर्म की प्रधानता है, या उसमें भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो इस आधार से हमारे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। सही है, कर्तृवाच्य, याद रखना कितने होते हैं हमारे वाच्य, 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, उसके बाद कर्मवाच्य, और तीसरा हमारा होता है भाववाच्य। सही है, और इसमें जो दिया गया है निम्नलिखित में से भाववाच्य को पहचानना है। सही है, भाववाच्य वो होते हैं जिसमें फीलिंग छुपी हुई होती है, जिसमें हमारी फीलिंग होती है। जैसे दिया गया है तुम फूल तोड़ोगे, कोई फीलिंग वाली बात नहीं है इसमें। उसका बी ऑप्शन देख लेते, लिखा हुआ अब चला जाए। ठीक है, एक फीलिंग के साथ कहा जाता है, तो भाववाच्य जो होते हैं जो फीलिंग के साथ बोले जाते हैं उसे भाववाच्य कहते हैं, और इसका आंसर भी क्या होगा, अब चला जाए। ठीक है, वैसे भाववाच्य जो होते हैं ये नकारात्मक होते हैं, लेकिन ये 100% नहीं होता कि नकारात्मक ही हो, अर्थात इसमें नहीं का प्रयोग हो। देखो जैसे इस वाले ऑप्शन में क्या है, अब चला जाए, ये कौन सा हमारा भाववाच्य। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है ये अब चला नहीं जाता, तो ये भी आपका बहुवाच्य हो जाता। ठीक है, तो वाच्य से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, समुच्चयबोधक को क्या कहते हैं। समुच्चयबोधक शब्द वो होते हैं जो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे समुच्चयबोधक कहलाते हैं।
सही है। और समुच्चय बोधक जितने भी होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, अभिकारी होते हैं। समुच्चय बोधक अभिकारी होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, हमेशा अभिकारी। उसके बाद जो हमारे कारक होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे अभिकारी। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी क्या होती है, हमारी अभिकारी होती है। अभिकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई बदलाव ना किया जा सके। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो नाम आ जाते हैं सोहन, ठीक है, ना इसका वचन बदलेगा ना इसका जेंडर बदलेगा, सही है। या जैसे कारक चिन्ह हो गए, कारक चिन्ह से क्या बदलेगा, इसमें कोई रूप नहीं बदलेगा, सही है। तो ऐसे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता हो उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। और समुच्चय बोधक भी अभिकारी ही होते हैं, सही है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया है विकारी शब्द, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सके। जैसे संज्ञा क्या है, हमारा विकारी शब्द है, लेकिन अगर संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा तो वो अभिकारी होता है, सही है। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, हमारे विकारी होते हैं। उसके बाद हमारे जो लिंग ये भी विकारी होते हैं, वचन ये भी विकारी शब्द है। उसके बाद विशेषण ये भी विकारी शब्द है। आप बस इतना याद रख लो, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। और अभिकारी में क्रिया विशेषण, कारक और व्यक्तिवाचक संज्ञा अभिकारी शब्द होते हैं। और समुच्चय बोधक भी अभिकारी है। यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा विकारी और अभिकारी से, सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये बोला है कि एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सब करेंगे, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए, अर्थात किसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। देखो पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले होने वाली क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो याद रखना मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, सही है। जैसे दिया गया है, देखो वह पुस्तक पढ़कर सो गया, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, ठीक है। मेन काम क्या था, सोना, लेकिन उससे पहले क्या किया, आपका पुस्तक पढ़ी है, सही है। तो पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जब कोई मुख्य क्रिया से पहले आ जाए, सही है। जैसा इसमें दिया गया वह पुस्तक पढ़कर सो गया, इससे अलग जिसमें भी दिया गया है नहीं होगा। देखो ऊपर ए में दिया गया वह पुस्तक पढ़ने के बाद आया है, सो गया, तो बीच में के बाद आया है, ये नहीं होगा। अगर दोनों क्रियाएं जुड़ी होती तब वाक्य सही हो जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वह पुस्तक पढ़ता रहा, इसमें तो एक ही क्रिया है, सही है। उसके बाद देखो उसने पुस्तक पढ़ी और इसमें आया बीच में और सो गया, सही है। अर्थात दो क्रियाओं के बीच में शब्द आए हैं, अर्थात ये तो नहीं होने हैं, सही है। जो क्रिया के साथ एकदम जुड़ी हुई क्रिया है वो याद रखना है, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, सही है। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है ब्रस भानुजा शब्द किसका समानार्थी है, अर्थात ब्रस भानुजा किसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। तो याद रखना ये किसका है, ये राधा का है। ब्रज भानुजा किसे बोलते हैं, ब्रज भानुजा किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं राधा को, सही है। जबकि जो दिया गया है पार्वती के पर्यायवाची क्या है, याद रखना पार्वती के हमारे पर्यायवाची दिए गए हैं भवानी, उसके बाद आर्या, भवानी आर्या, भवानी के साथ शिवानी भी याद रखना, शिवानी। उसके बाद जो दिया गया है उमा, उमा के बाद गिरिजा, ये सब किसके पर्यायवाची है, तो याद रखना पार्वती के पर्यायवाची है। जबकि जानकी और सीता तो एक ही है, इससे अलग जो सीता के पर्यायवाची होंगे वो याद रखना बेदही, रामप्रिया, ये किसके पर्यायवाची है, ये
सीता के पर्यायवाची, और सीता का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची होता है भूमिजा। भूमि में समाने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, भूमिजा। ठीक है, तो ये याद रखना। ब्रजभानुजा किसका समानार्थी था, राधा के, और इससे अलग जो आपके सीता के और पार्वती के पर्यायवाची पढ़े हैं ये भी याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आदर देने एवं बड़प्पन, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है। वचन सा क्वेश्चन है, इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। सही है, और हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2, और अगर संस्कृत की बात करें तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। सही है, लेकिन यहाँ क्या है, आदर देने वाले और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जो जिन्हें आदर दिया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, सही है, ऐसा थोड़ी बोलते कि पिता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया है, अनेकार्थ शब्द एवं उसके द्वारा निर्धारित अर्थों की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करें। बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से संगत से क्वेश्चन आते हैं, आप देखना। ये जो दिए गए हैं ये इस तरह से है, जैसे दिया गया है ये नव है, तो क्या नव का 9 की संख्या होती है, और क्या नव का अगला नया होता है। अगर ये होता है तो सही है, ये इसी तरह से दिए गए हैं। सही है, मेन जो संगत के साथ दिए गए हैं। तो हाँ देख लेते हैं, जो नव है इसका 9 की संख्या भी होती है और नया भी होता है, इसका मतलब नव होता है। उसके बाद पत्र चिट्ठी होता है, हाँ पत्र होता है। उसके बाद नमूना और कलम, ये पत्र नहीं होता। और इसमें दिखाना भी क्या था, ये हमें असंगत ही देखना, तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। जबकि अगला देखते हैं, शिव का शंकर होता है, मंगल होता है, शुभ भी होता है। उसके बाद सर का तालाब होता है, सिर होता है, ठीक है, सर का पराजित होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हुआ क्या हुआ, आपका बी आंसर हो जाएगा। असंगत वाले क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा 18वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा 18वां क्वेश्चन, किस क्रमांक में शब्दयुग्म का सही अर्थभेद दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझना। जो दिया गया है देखो इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तरनी और तरनी। तो ये तरनी का मैच इसके साथ है और इसका इसके साथ है। क्या ये सही है कि पहले वाले तरनी का नौका होता है, दूसरे वाले का सूर्य होता है। सही है, इस तरह से ये दिया गया है। तो सही अर्थ दिखाना है, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर अनल और अनिल दिया गया है, यहाँ पर क्या है, क्या अनल का हवा होता है और अनिल का अग्नि होता है। इस तरह से ये मैच करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, सही है। उसके बाद देखते हैं, मरीचि और मरीचि, रश्मि और हवा। उसके बाद सलिल और सलिल, ये क्या होता है, शवेरी, और उसके बाद शिष्ट। तो देख लेते हैं एक बार। देखो जो इसमें दिया गया है, जो तरणी होता है अर्थात छोटी मात्रा के साथ जब आए, तो ये तरणी होता है सूर्य, छोटी मात्रा के साथ, और बड़ी के साथ होती है आपकी नौका। तो ये तो मैच नहीं हुआ क्योंकि उल्टा कर दी, तो पहला वाला तो गलत होना है। दूसरा वाला देखो अनल, ये क्या होता है, अनल होता है आपका अग्नि, जबकि अनिल होता है आपकी हवा। सही है, तो ये भी मैच नहीं होना। उसके बाद जो दिया गया है मरीचि और मरीचि, ये बिल्कुल सही है। जो बड़ी मात्रा के साथ आता है आपका, तो वो होता है आपका हवा, और जो छोटी मात्रा के साथ होता है वो होता है रश्मि। उसके बाद ये सलिल और सलिल, तो जो छोटे वाले से और बड़े वाले से का अंतर है। ठीक है, अगर आता बड़े वाले से के साथ तो होता है सलिल का शिष्ट और सलील का शवेरी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बारीकी से आते हैं, क्योंकि ये भैया हिंदी है। ठीक है, और हिंदी तो बिंदी लगाने के लिए जानी जाती है, तो हिंदी को सही से करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, सही से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल नीचे ले आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम चाय अभी अभी पिए हैं। अच्छा, तो वाक्य में शुद्ध रूप क्या है, अर्थात इसमें बताना है इसमें शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप होगा, हमने चाय अभी अभी पी है। ठीक है, बाकी सब क्या है, हमने अभी अभी चाय पिए हैं, फालतू की चीजें। हमने अभी अभी चाय, हमने अभी चाय पी है, हमने चाय अभी अभी पी है। ठीक है, तो इसमें यही आपका हमने चाय अभी अभी पी है, बिल्कुल अभी चाय पी है, क्योंकि हमें इसी का शुद्ध रूप बताना था। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताना है। सौभाग्यशाली, 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 अर्थात कौन सा वाला सौभाग्यशाली होता है। तो शाली जो लगाते हैं ये तो इसी तरह से आता है, तो ये वाला तो हो जाएगा सही, तो ये वाला शाली और ये वाला शाली तो होना नहीं है। ठीक है, अब या तो ये वाला होगा या ये होगा, सही है। तो इसमें जो सौभाग्यशाली होगा डबल मात्रा के साथ होता है सौभाग्यशाली। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया हमारा तालीम शब्द क्या है, अर्थात जो तालीम शब्द है ये हमारा क्या है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। तो तालीम जो शब्द है हमारा ये कैसा शब्द है, ये हमारा आगत शब्द है। ठीक है, और आगत में भी तालीम कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखना ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। सही है, तो तालीम कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद तद्भव तो पता होता है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के बदले हुए शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और तत्सम जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और देशज शब्द क्या होते हैं, तो याद रखना जिनकी, किसका भैया, जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले। ठीक है, परिभाषा याद रखनी है देशज शब्द की, कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। संस्कृत के क्या होते हैं, तत्सम, और संस्कृत के बदले हुए हो गए तद्भव, और विदेश से आए हुए क्या होते हैं, आगत शब्द। ठीक है, तो तालीम एक आगत शब्द था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दर दर की ठोकरे खाना, कैसे ठोकरे खाना, दर दर की ठोकरे खाना में मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, अब मुहावरे से क्वेश्चन है, मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरा होता क्या है, मुहावरा होता है शब्द का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति होती है पूरा वाक्य। सही, लोकोक्ति क्या होती है, पूरा वाक्य होती है। और लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये याद रखना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सही है, जबकि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। और इसमें दिया गया है दर दर की ठोकरे खाने का कौन सा सही अर्थ होगा, तो दर दर की ठोकरे खाने का अर्थ है बहुत कष्ट उठाना, अर्थात दर दर की ठोकरे खाना। ठीक है, तो ये हमारा अपना कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये बिल्कुल फिक्स है, एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सब करेंगे। और ये 20 से 25 मिनट ऐसी होंगी जो आपकी हिंदी 20 से 30 वीडियो में पूरी बदल देंगी।